वेलकम स्टूडेंट्स। अपन इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर सेक्रेटल प्रैक्टिस जो 12th है न्यू सिलेबस वो पढ़ने वाले हैं। ओके, तो न्यू सिलेबस आ चुका है। अगर किसी के पास टेक्स्ट बुक नहीं है न्यू सिलेबस की तो वीडियो में भी देख सकते हैं, और यूट्यूब का जो वीडियो अपलोड होगा उसके नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर तुम लिंक पे जाके डाउनलोड भी कर सकते हो टेक्स्ट बुक। तो जिनको टेक्स्ट बुक चाहिए वो उस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं चाहिए तो भी नो प्रॉब्लम, वीडियो के अंदर तुमको ये बुक दिखता रहेगा ऑल द टाइम्स। ओके, तो नॉर्मली मैं सेक्रेटल प्रैक्टिस के अंदर पेपर पैटर्न से चालू करता हूँ 12th का। जैसे कि सबको पता है कि न्यू सिलेबस और न्यू पैटर्न अप्लाई हो चुका है, और एक्चुअली किसी को नहीं पता है कि बेसिकली एग्जैक्ट पेपर पैटर्न कैसा रहेगा। तो अपन पेपर पैटर्न वाला जो पार्ट है वो बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, तो बेसिकली तुमको लेटर्स एंड चैप्टर्स ये दो पार्ट होते हैं सेक्रेटल प्रैक्टिस के अंदर। उसके अंदर अपन चैप्टर 2 से आज शुरुआत करने वाले हैं 12th की। तो सेकंड टॉपिक है सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फिनांस। ओके, तो सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फिनांस एग्जैक्टली ये जो चैप्टर है पिछले टाइम पे मतलब ओल्ड सिलेबस के अंदर जब 80 मार्क्स का पेपर होता था उसके अंदर इसका जो वेटेज था दैट इज 20 to 25 मार्क्स का वेटेज था। तो 20 to 25 मार्क्स का वेटेज था, तो इस हिसाब से ये चैप्टर मोस्ट VVIMP इम्पॉर्टेंट माना गया है। तो अभी भी अपन इसको ही पढ़ेंगे और प्लीज़ कंसंट्रेशन से पढ़ो। कुछ इंस्ट्रक्शंस जो मुझे एसपी के बारे में पहले से भी बताना था। हमेशा याद रखना कि मेन एग्जाम के अंदर टेक्स्ट बुक के वर्ड्स और टेक्स्ट बुक के ही पूरे बुलेट पॉइंट्स आने चाहिए। अगर एग्जाम में स्कोर करना है तो टेक्स्ट बुक की ही लैंग्वेज होना चाहिए, दैट इज ऑल रिकमेंडरी, और रादर कंपल्सरी भी बोलूंगा मैं। ओके, नेक्स्ट थिंग, तो कंपल्सरी भी मैं उसको बोल सकता हूँ। ओके, तो जो भी पॉइंट्स है उसको हेल्प बोल के मैं कुछ मेमोरी टेक्निक्स बनाऊंगा। मेमोरी टेक्निक्स को याद रखने मतलब मेमोरी टेक्निक्स से अगर आप पढ़ेंगे एसपी तो पूरे बुलेट पॉइंट्स मेन एग्जाम में भी तुमको याद आएंगे और उससे हेल्प होगा कि तुम आउट ऑफ स्कोर कर सकते हो। बिल्कुल भी शर्म नहीं करना है, मेमोरी टेक्निक्स अभी तक अपन 7-8 साल से करते आए वाले हैं और उसके बेस्ट रिजल्ट्स है। एसपी में अपन मतलब 90 प्लस 100-200 बच्चों को अभी तक आ चुके हैं। सो डोंट वरी एट ऑल, एसपी में तुम भी मतलब 101% मैं एश्योरिटी देता हूँ, अगर मेरे पूरे टिप्स को और मेरे टीचिंग टेक्निक को फॉलो करेंगे तो तुम सभी स्टूडेंट 90 प्लस आएंगे, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, तो ऑलमोस्ट अगर से फॉर एग्जांपल मैं 100 बच्चों को पढ़ाता हूँ तो 80% बच्चों को 90 प्लस मार्क्स आते ही है। एंड ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, विद एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। ठीक है, इतना ज्ञान है, कभी घमंड नहीं करें। ठीक है, ये सिर्फ मेरे बच्चों के लिए जिनको ये पहले से डायलॉग पता था। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड टॉपिक, सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फिनांस। ओके, सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फिनांस। नाउ व्हाट इज सोर्सेस मींस? सोर्सेस का मतलब होता है जहां से तुमको ये मिला। सोर्स मतलब कहां से तुमको मिल रहा है। क्या मिल रहा है? फिनांस। तो मुझे बिजनेस का फाइनेंस लाने का सोर्स क्या है? बिजनेस का फाइनेंस लाने के लिए सोर्स मैं बिजनेस। ओके, अल्टीमेटली क्या करना है? कॉर्पोरेट मतलब बड़ा बिजनेस जिसमें नॉर्मली कंपनी आती है, कॉर्पोरेट्स आते हैं। बड़े बड़े कंपनीज के बारे में सोचो, बड़े बड़े कंपनीज का फाइनेंस, उनका पैसा का सोर्स। तो ये बड़े बड़े बिजनेस का पैसा कहाँ से आता है? ठीक है, इमेजिन करो कि तुमको भी आगे जाके बिजनेस करना है, तो तुम बिजनेस में ये पैसा कहाँ से लाएंगे? सर दो ही ऑप्शन है, एक तो हमारा पप्पा, नहीं तो बाइको का पप्पा ससुरे को लेके आएंगे। नहीं तो ठीक है, ये तो छोटे मोटे बिजनेस के लिए सही बात है कि तुम खुद के पैसे जमा करेंगे, पप्पा के पैसे लाएंगे, ससुरे से पैसे लाएंगे। नहीं सर, पप्पा से पैसे नहीं लाएंगे, वेरी गुड, सिर्फ ससुरे से लाएंगे। ओ महान आत्मा हो, ससुरे के भरोसे मत बैठो। फिलहाल ये इमेजिन करो कि अगर तुमको पैसा चाहिए और बहुत बड़े लेवल पे चाहिए तो क्या ऑप्शंस है ये तो पता होना चाहिए ना। हाँ, तो पहले अपन ये देखेंगे कि क्या ऑप्शंस है अपने पास, क्या क्या ऑप्शंस है। जब पता रहेगा तो अपन फिर इवैल्यूएशंस करना अपने लिए इजी रहेगा। ओके ना, तो सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फिनांस अपन ये इस पे आ चुके हैं। तो सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फिनांस के अंदर अभी अपने को ऑप्शंस देखने, तो यहाँ पे ऑप्शंस कुछ दिए। शेयर्स के फॉर्मेट में मैं पैसे ला सकता हूँ, रिटर्न अर्निंग के फॉर्मेट में पैसे ला सकता हूँ, डिबेंचर, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, बॉन्ड, एडीआर, जीडीआर, कमर्शियल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ट्रेड क्रेडिट, इतने ऑप्शंस हैं मेरे पास। इसके थ्रू मैं बिजनेस में पैसे ला सकता हूँ।
तो एक एक चीज अपने को समझनी है कि व्हाट इज शेयर्स, उसके क्या टाइप्स है, उसके क्या फीचर्स है, ये इतने सभी चीजों के बारे में अपने को अंडरस्टैंड करना है एग्जैक्टली कि ये टर्म का मतलब क्या है, उसके क्या फीचर्स है, उसके क्या टाइप्स है, कौन से सिचुएशन में कौन सा फाइनेंस मैंने अप्लाई करना चाहिए, ये फर्स्ट टॉपिक में डिस्कस किया। फर्स्ट टॉपिक में नॉर्मली एसपी के एकदम एंड में लेता हूं, क्योंकि जब तुमको पूरा एसपी समझ चुका है तब फर्स्ट चैप्टर का ज्यादा अहमियत है। ठीक है, तो अपन वन बाय वन आज देखेंगे। तो फर्स्ट चालू करेंगे, श्री गणेश करेंगे शेयर्स के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरे को जो पैसा चाहिए, जैसे आपने डिस्कस किया, एक तो मैं खुद से पैसा ला सकता हूँ, नहीं तो बोरो कर सकता हूँ, किससे, उधार ला सकता हूँ। क्या ला सकता हूँ, उधार। बोरो मतलब उधारी का, ओन मतलब खुद का। एक तो मैं खुद के पैसे से कर सकता हूँ, नहीं तो उधारी के पैसों से कर सकता हूँ। तो खुद के पैसों में क्या है, शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, हर एक टर्म का मतलब बाद में अपन एकदम डिटेल में करेंगे, डोंट वरी एट ऑल, हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन मिलेगा। फिलहाल तुमको इतना ध्यान रखने का है, जब भी मैं क्वेश्चन पूछूं समझा क्या, तो आंसर हाँ ही बोलना। ठीक है, समझा क्या, आंसर हाँ ही बोलना है। ठीक है, नाउ सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, तो एक तो खुद का कैपिटल ओन, नहीं तो बोरोन मतलब उधारी का, मतलब किसी और से लेके आए। ओन्ड कैपिटल में दो पार्ट है, शेयर्स एंड रिटेन अर्निंग्स। शेयर्स एंड रिटेन अर्निंग का मतलब होता है जो मैंने पैसे कमाए, प्रॉफिट कमाया, उसका पार्ट, अ स्मॉल पार्ट ऑफ प्रॉफिट केप्ट असाइड फॉर अ फ्यूचर यूज। हाँ, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बाद में आएगा वो अच्छे से। फिलहाल ये पैसा पकड़ो कि रिजर्व है, ये रिजर्व है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं सेविंग्स है। सेविंग्स को अच्छा से नाम क्या है, रिटेन अर्निंग्स। ओके, शेयर्स के अंदर है इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये सब अपने को डिटेल में देखना है। तो फर्स्ट अपन आज के सेशंस में जो देखेंगे ये चीज कि ये जो शेयर्स है वो क्या है। ठीक है, हाँ, तो शेयर्स से शुरू करेंगे। शेयर्स, द टर्म शेयर इज डिफाइंड बाय सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। जो पहले का ओल्ड सिलेबस था वो कंपनीज एक्ट 1956 था, जो न्यू सिलेबस है वो कंपनीज एक्ट 2013। सेक्शन 2 सबसेक्शन 84। सर सेक्शंस याद रखने की जरूरत है क्या, नो, नॉट एट ऑल। ये कहां पे भी जरूरी नहीं है कि तुमको सेक्शंस याद रखने हैं। अगर सेक्शंस एग्जाम में लिखते हो और करेक्ट लिखते हो तो इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, बट अगर सेक्शन नहीं लिखते हो तो उसकी वजह से मार्क्स नहीं कटेंगे। मैंने क्या बोला, सेक्शन अगर तुम लिखते हो एग्जाम में तो इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, उसकी वजह से मार्क्स मिलेंगे, इसका ऐसा कुछ गारंटी नहीं है। अगर तुम नहीं लिखते हो तो मार्क्स कट नहीं किए जाएंगे कि तुमने नहीं लिखा इसकी वजह से मार्क्स कट करेंगे। सो व्हाट आई विल से रिकमेंड इज, अगर तुमको याद रहते हैं सेक्शंस बहुत अच्छी बात है, याद रखो। अगर नहीं रहते कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लिखा तो भी जमता है। तो सिर्फ इतना याद रखना है कि एक्ट ये तो तुमको याद होना चाहिए। कौन सा एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013। अभी से पूरे एसपी के अंदर जब भी कंपनीज एक्ट आएगा एक ही नंबर रहेगा, एक ही ईयर रहेगा, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013। ओके, तो उसने शेयर्स का क्या डेफिनेशन दिया है, तो एज पर कंपनीज एक्ट के हिसाब से डेफिनेशन ऑफ शेयर्स इज, शेयर मीन्स अ शेयर इन अ शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक। बकवास डेफिनेशन है, कुछ भी नहीं समझा। तो 11th में अपने शेयर्स का डेफिनेशन देखा वाला है, याद है, अगर याद है तो बोलो। ओके, शेयर्स का डेफिनेशन क्या था, केक पेस्ट्री कंसेप्ट याद आ रहा है, हाँ, केक पेस्ट्री कंसेप्ट क्या बोला था मैंने, इमेजिन करो कि कंपनी का कैपिटल का मतलब होता है भांडवल, जिससे बिजनेस स्टार्ट करता है, बिजनेस को मतलब जिसके वजह से बिजनेस में पैसे आते हैं, बिजनेस में जिसकी वजह से पैसे आते हैं और जो जरूरत है बिजनेस को पैसों की, उसको बोलते हैं कैपिटल। ठीक है, और कैपिटल क्या है, केक है। ठीक है, तो कैपिटल केक है। इस कैपिटल को अगर मैंने बर्थडे केक बोल के कट कर दिया, ठीक है, केक कट कर दिया, हाँ, तो उसके अंदर का एक जो छोटा सा पेस्ट्री का पार्ट आया ना, ये जो छोटा पार्ट है केक पेस्ट्री, तो जो पेस्ट्री है, तो केक को कट करने के बाद क्या बनता है, पेस्ट्री। क्या बोला मैंने, केक को कट करने के बाद क्या बनता है, पेस्ट्री। वैसा ही अगर कैपिटल को अगर मैंने कट किया तो बनेगा शेयर। क्या बनेगा, शेयर। क्या समझे, केक को कट करने के बाद बनता है पेस्ट्री, तो कैपिटल को कट करने के बाद बनता है शेयर। केक से पेस्ट्री, कैपिटल से शेयर।
वेरी गुड। तो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कैपिटल, क्या बोला मैंने, कैपिटल उसको कट 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 करो, तो कैपिटल का छोटा सा पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कैपिटल, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कैपिटल इज नोन एज शेयर्स। वेरी गुड। तो वैसा ही अगर मैंने लोन लिया, लोन का स्मॉलेस्ट पार्ट, केक पेस्ट्री कंसेप्ट, लोन का छोटा सा पार्ट को बोलते हैं डिबेंचर। क्या बोलते हैं, डिबेंचर। सेम वे प्रॉफिट लिया, उसको कट किया, प्रॉफिट का स्मॉलेस्ट पार्ट, प्रॉफिट का स्मॉलेस्ट पार्ट इज नोन एज डिविडेंड। ओके, वापस से फटाफट, केक को कट किया तो क्या मिलता है, पेस्ट्री। कैपिटल को कट किया तो क्या मिलता है, शेयर। लोन को अगर कट किया तो क्या मिलता है, डिबेंचर। और प्रॉफिट को अगर कट किया तो क्या मिलता है, डिविडेंड। समझ में आया? ओके, वेरी गुड। जब भी मैंने क्वेश्चन पूछा समझ में आया, आंसर क्या बोलना है, हाँ। कैसे स्मार्ट हो गए बच्चे। नाउ ठीक है, तो शेयर्स कंपनीज एक्ट का जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन तुमको याद रखना है, और अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना है तो मेरा डेफिनेशन, और एग्जाम में लिखना है तो कंपनीज एक्ट का क्या है। शेयर मीन्स अ शेयर, वाह, शेयर मीन्स अ शेयर in the share capital of a company and includes stock। तो शेयर मतलब शेयर कैपिटल, और उसके अंदर स्टॉक भी इंक्लूड होता है। ओके, तो आगे आगे, शेयर इज ए यूनिट बाय विच द शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड। अभी अपन ने सब ये ज्ञान की बातें करी है। द टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड एज शेयर एंड द वैल्यू ऑफ ईच पार्ट इज नोन एज फेस वैल्यू। ओके, ये सब चीजें टर्म्स आएंगे अभी अपन में। तो शेयर समझा के सबके पहले सबको, सबसे पहले शेयर समझने के लिए क्या समझना जरूरी है, कैपिटल। तो एनीबॉडी, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कैपिटल। कैपिटल मतलब बिजनेस चलाने के लिए जो पैसे लगते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, कैपिटल। उस कैपिटल को अगर छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड किया तो उसके छोटे पार्ट को क्या बोलेंगे अपन, शेयर। अगर शेयर समझ चुके हो तो उसके फीचर्स पे अभी आएंगे अपन। क्या करना है अपने को अभी, फीचर्स ऑफ शेयर्स। तो फीचर्स ऑफ शेयर्स, फीचर्स ऑफ शेयर्स, फीचर्स ऑफ शेयर्स। आईएमपी मार्क करो, एग्जाम में 3 बार, पास्ट एग्जाम का। अभी न्यू पैटर्न, न्यू सिलेबस, सब कुछ अलग रहेगा। अपन सिर्फ पास्ट पैटर्न से कुछ एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि कौन सा पार्ट तब इंपॉर्टेंट था, तो तब ये इंपॉर्टेंट था। फीचर्स ऑफ शेयर्स मतलब 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो फीचर्स ऑफ शेयर्स, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ शेयर्स। फर्स्ट इज मीनिंग। हाँ, क्या है मीनिंग, share is the smallest unit in the total share capital of a company। smallest, not small, it is the smallest। मतलब कैपिटल को अगर छोटा किया, उसको भी छोटा छोटा छोटा, इससे छोटा हो ही नहीं सकता, शेयर से छोटा पार्ट हो ही नहीं सकता। सबसे छोटा पार्ट क्या है, शेयर। ओके, से फॉर एग्जाम्पल अगर 100 रुपये है मेरे पास, उसको छुट्टे कराने हैं, तो मैं क्या करा सकता हूँ, 50-50 के 2 नोट, यस। और क्या उससे भी छोटा चाहिए तो 20-20 के 5 नोट, ओके। और 10-10 के 10 नोट्स, और 5-5 के 20 नोट्स, और 2 रुपये और 1 रुपये की नोट आना बंद हो गया। तो ठीक है, अगर मैं कॉइन्स में जाता हूँ तो कितना, 1-1 रुपये के 100 कॉइन्स। 1 रुपये से छोटा पार्ट है क्या अभी इंडियन करेंसी में, नहीं है, ठीक है। तो 100 रुपये को स्मॉलेस्ट पार्ट इज 1 रुपी, ओके। इंडियन वैल्यूएशंस में सबसे छोटा पार्ट क्या है, पैसे। 1 रुपये मतलब कितने पैसे, 100 पैसे। अब मुझे बोलो पैसों को भी और डिवाइड कर सकते क्या, नहीं। सो दैट इज नॉट पॉसिबल। मतलब पैसे क्या है, पैसे जो है इंडिया के करेंसी का स्मॉलेस्ट पार्ट है। इंडिया के करेंसी का स्मॉलेस्ट पार्ट इज पैसे, ठीक है। तो वैसे ही कैपिटल का स्मॉलेस्ट पार्ट इज शेयर, और उसको डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे पैसों को और डिवाइड कर सकते क्या, नहीं। 100 रुपए को नोट को अपन स्मॉल कर करके 1 रुपए के बंदे में लेके आए, ओके। 1 रुपए को और डिवाइड करना है तो पैसों में, पैसों को और डिवाइड नॉट पॉसिबल। तो जैसा पैसों को डिवाइड नहीं कर सकते, वैसे ही शेयर्स को भी डिवाइड नहीं कर सकते। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। क्या याद रखने का है, शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी के कैपिटल का सबसे छोटा पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट इज शेयर, ओके। नेक्स्ट इस पे जाते हैं, ओनरशिप। नाउ व्हाट इज ओनरशिप। The owner of a share is called a shareholder। ओके, अगर मेरे पास शेयर है खाली कंपनी का तो उसको क्या बोलेंगे, शेयर होल्डर। अगर सपोज रिलायंस का शेयर है मेरे पास, तो मुझे क्या बोला जाएगा, रिलायंस शेयर होल्डर।
and it shows the ownership of shareholder of a company. Ownership of shareholder in a company. तो ओनर ऑफ अ शेयर इज शेयर होल्डर, जिसके पास शेयर है, जो ओनर है शेयर्स का, रिलायंस का एक आधा शेयर मैंने खरीदा, आई एम द ओनर ऑफ द रिलायंस शेयर, आई एम बी कॉल्ड, मुझे क्या बोलेंगे, शेयर होल्डर बोलेंगे। एंड इट शोज द ओनरशिप ऑफ शेयर होल्डर, और ये ओनरशिप बताता है शेयर होल्डर्स इन अ कंपनी, मैं कंपनी का ओनर हूँ। क्या मजाक कर रहे सर, आप रिलायंस का शेयर खरीदे तो आप रिलायंस के ओनर हो गए? हाँ, अगर कोई भी, मैं नहीं, कोई भी तुम्हारे जैसा तुच्छ इंसान भी अगर सपोज रिलायंस का शेयर खरीदता है तो यू बिकम द ओनर ऑफ द रिलायंस। क्या बात है, कैसा लगेगा? सपोज हाँ रियली में मेरे पास रिलायंस के शेयर है, तो कैन आई बी कॉल्ड एज अ रिलायंस ओनर? यस, आई एम द ओनर ऑफ रिलायंस, आई एम द डैम ओनर ऑफ रिलायंस कंपनी। क्या बात है। हाँ, पर उससे कुछ फायदा है क्या? नहीं। देखो, अगर किसी के घर में बिजनेस है तो नौकर लोग जैसे ही पापा आ जाते हैं तो मालिक बोलते हैं, और तुम गए तो तुमको मालिक नहीं बोलते, यस, तुमको क्या बोलते हैं? छोटे मालिक। तो वैसे ही तो अंबानी जी बड़े मालिक हैं, हम छोटे मालिक हैं। मैं क्या, अगर तुम भी 18 साल हुआ है क्या? नहीं, तो चुपचाप बैठो, जब तक तुम्हारे 18 साल नहीं होते तुम शेयर्स नहीं खरीद सकते। पर जैसे ही 18 साल हो गए, बर्थडे आ गया, बर्थडे के दूसरे दिन अगर तुमने रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीदे, क्या खरीदे? रिलायंस के शेयर्स खरीदे, तो यू बिकम द शेयर होल्डर ऑफ द रिलायंस कंपनी एंड यू विल बी कॉल्ड एज ओनर ऑफ द कंपनी। यस, यू विल। देखो सिंपल से है ना, बिजनेस को चलाने को क्या चाहिए? पैसा। उस पैसों कौन लाया? अगर ओनर लाया तो उसको बोलते कैपिटल। तो तुम इनडायरेक्टली जब शेयर खरीदते हो, एखादी कंपनी का शेयर अगर तुम खरीदते हो, इनडायरेक्टली तुम उस कंपनी को कैपिटल दे रहे हो, और कैपिटल कौन देता है? ओनर। तो जो भी कंपनी को शेयर मतलब कैपिटल देगा, जो भी शेयर खरीदेगा, उसको ओनर बोला जाएगा। अगर तुम कंपनी का शेयर खरीदते हो तो यू बिकम द ओनर ऑफ द कंपनी। पर कितना ओनर? उतने शेयर का ओनर। ठीक है, समझ में आ रहा है? रिलायंस कंपनी बहुत बड़ी है, उसके लाखों करोड़ों शेयर्स है, तो लाखों करोड़ों ओनर्स भी है, और उसमें से तुम एक है। ठीक है, बचपन में बोले रहेंगे ना, इंडिया इज माई कंट्री, तुम्हारी कंट्री है। हाँ, यस, इंडिया इज माई कंट्री, इट्स योर्स कंट्री ऑल्सो। हाँ, तो तुम्हारी कंट्री है तो कितनी कंट्री है? जितना तुम्हारा उसमें पार्ट है। समझ में आया? तो वैसे ही रिलायंस कंपनी का एक आधा शेयर अगर तुम खरीदते हो तो यू विल बी कॉल्ड एज अ शेयर होल्डर, और शेयर होल्डर किसका प्रूफ है? ओनरशिप का प्रूफ है। यू बिकम द ओनर ऑफ रिलायंस कंपनी, ये समझ लो पहले। अंबानी भी ओनर है, तुम भी ओनर है, बस वो बड़े मालिक है, तुम छोटे मालिक है। समझा? Okay, next, distinctive number. Now, what is distinctive number means? Unless dematerialized, each share has a distinct number for identification. It is mentioned in a share certificate. हाँ, unless dematerialized इसका मतलब क्या है सर? dematerialized, हाँ, dematerialized का मतलब होता है, ओके, डीमेटलाइज का मीनिंग लिख लो, नॉट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। मैंने क्या बोला? नॉट इन इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्मेट, अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में नहीं है। अनलेस डीमेटलाइज, अनलेस इफ नॉट डीमेटलाइज मतलब इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्मेट में नहीं है। ईच शेयर हैज अ डिस्टिंक्ट नंबर, मतलब फिजिकल फॉर्मेट में है। क्या है? मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्मेट में नहीं है, फिजिकल फॉर्मेट में है। अगर एक आधा शेयर इलेक्ट्रॉनिकल नहीं है, फिजिकल है, देन इट इज हैविंग अ डिस्टिंक्ट नंबर। तो डिस्टिंक्ट नंबर मतलब क्या हो गया? इमेजिन करो 10 रुपए की नोट है, मेरे पास भी है, तुम्हारे पास भी है, तो वो दोनों नोट सेम है, अलग अलग है? वैल्यू वाइज सेम है, वैल्यू वाइज सेम है, नो प्रॉब्लम। मेरे पास भी 10 रुपए की नोट है, तुम्हारे पास भी 10 रुपए की नोट है, तो वैल्यू दोनों की सेम है। ओके, तो बट वैल्यू अगर सेम भी हो गई तो भी क्या है, उसके ऊपर नंबर अलग अलग होता है। क्या? हर रुपीस के नोट के ऊपर एक नंबर होता है। क्यों नंबर होता है? मैं को बताऊं, क्या प्रॉब्लम है? नोट के ऊपर नंबर नहीं रहा तो क्या होगा? अगर इंडियन गवर्नमेंट ने, मोदी जी रात को 8 बजे आए और बोल दिए आज से कौन से भी इंडिया के नोट के ऊपर एक भी नंबर नहीं रहेगा, तो क्या होगा? क्या होगा सोचो। हाँ, तो उसके प्रिंटिंग जो है, डुप्लीकेट नोट्स फटाफट बन जाएंगे। अगर नंबर ही नहीं रहेंगे तो डुप्लीकेट नोट और ओरिजिनल नोट कैसे समझेगी?
हाँ, अगर सेम नंबर के नोट्स आ गए तुम्हारे पास, दो नोट है और दोनों के ऊपर एग्जैक्ट सेम नंबर है और तुम खुशी मना रहे, वाह हम द लकी लकी, मेरे को दो दो नोट मिले, दोनों के ऊपर सेम नंबर है। भाई लकी नहीं है, तुमको पागल बना के गया कोई तो। अगर एक आधे नोट के ऊपर, मतलब दोनों नोट के ऊपर सेम नंबर है, मतलब क्या है, एक डुप्लीकेट है उसके अंदर की, मतलब क्या है, यूनिक बनाना है, नोट को ओरिजिनल बनाना है, तो हर एक नोट के ऊपर एक अलग नंबर होना जरूरी है। वैसा ही शेयर्स भी अलग अगर होना जरूरी है तो उसके ऊपर एक नंबर रहना जरूरी है। हर नोट के ऊपर अलग नंबर होता है, तो वैसा ही जैसा हर नोट के ऊपर अलग नंबर होता है, वैसा ही सेम हर शेयर के ऊपर भी अलग नंबर होता है। तो फॉर आइडेंटिफिकेशन इट इज मेंशन इन अ शेयर सर्टिफिकेट, जैसा तुम्हारा नोट के ऊपर होता है वैसा शेयर का शेयर सर्टिफिकेट होता है। जैसा शेयर नोट होती है, करेंसी होती है, वैसा शेयर का क्या होता है, शेयर सर्टिफिकेट होता है। और शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर वो अलग से नंबर लिखा रहता है, डिस्टिंक्ट नंबर वो लिखा रहेगा। क्या बोला, जैसे 10 रुपए के नोट 20 रुपए के नोट के ऊपर एक अलग नंबर लिखा होता है, वैसे ही शेयर्स के ऊपर भी अलग नंबर लिखा होता है और उस नंबर को डिस्टिंक्ट नंबर, हर एक शेयर का अलग नंबर होता है। सेम टू सेम अगर नंबर मिला मतलब एक आधा शेयर डुप्लीकेट है, समझा? ओके, पर उसके लिए क्या होना जरूरी है, फिजिकल फॉर्मेट में होना जरूरी है, इलेक्ट्रॉनिकल नहीं। इलेक्ट्रॉनिकल रहा तो मुझे बोलो, इमेजिन करो पेटीएम से मैंने सपोज सभी स्टूडेंट ने मुझे पेटीएम से 20 रुपए भेजे, ठीक है, मुझे मैसेज आ जाएगा पेटीएम से, गूगल पे से या जो भी पे फोन पे से कि आपको 20 रुपए डिपॉजिट हो गए। इमेजिन, तो ये 20 रुपए का कोई नोट नंबर है क्या? अगर तुम मुझे बोल सकते कि सर मैंने इस नंबर के 20 रुपए भेजे, नहीं। इलेक्ट्रॉनिकल जो भी मनी है, शेयर्स है या कुछ भी इलेक्ट्रॉनिकल चीज है, उसको नंबर की जरूरत नहीं रहती है क्योंकि वो यूनिक होता है इटसेल्फ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिकल शेयर्स को नंबर की जरूरत नहीं है। सेम वे जैसे अगर तुमको फोन पे से या पेटीएम से या गूगल पे से पैसे आते हैं तो उसके ऊपर नंबर नहीं रहता है, पर वही अगर तुमने फिजिकल फॉर्मेट में 20 रुपए की नोट दी तो उसके ऊपर नंबर रहेगा क्या? यस, उसके ऊपर नंबर रहेगा। नेक्स्ट, एविडेंस ऑफ टाइटल। एविडेंस ऑफ टाइटल, टाइटल का मतलब होता है ओनरशिप। ओनरशिप, एखादे के मालिक है तुम तो उसको बोलते हैं टाइटल। एखादा डॉक्यूमेंट जो तुम्हारी ओनरशिप, तुम्हारी मालिकी प्रोवाइड करता है, प्रूफ करता है, तो उसको बोलते हैं अपन टाइटल। टाइटल टाइटल सपोज एखादी गाड़ी है तुम्हारे पास, ठीक है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी है, अगर एखादी गाड़ी है, अगर गाड़ी के ओनर तुम है, ये कैसे प्रूफ होगा? यू आर द ओनर ऑफ द व्हीकल, ये कैसे प्रूफ होगा? ओके, अगर तुम गाड़ी के ओनर है, ये प्रूफ करना है तो तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? एनीबडी 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 आंसर? एकदम करेक्ट, जिसने भी बोला आरसी बुक। आरसी बुक ये ओनरशिप का प्रूफ है कि ये प्रूफ करता है कि तुम गाड़ी के ओनर है। किससे प्रूफ होता है? आरसी बुक। आरसी बुक के ऊपर लिख के आता है, ठीक है। तो जैसा आरसी बुक गाड़ी के ओनर का प्रूफ है, वैसा ही तुम शेयर्स के ओनर हो, कैसे होगा? शेयर सर्टिफिकेट के थ्रू। अगर तुम्हारे पास एक आधे शेयर का शेयर सर्टिफिकेट है मतलब तुम उस शेयर के ओनर है। समझ में आया? ओनर कैसे प्रूफ होगा? गाड़ी के चाबी होने से ओनर प्रूफ नहीं होता है। से फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हारे किसी बच्चे की गाड़ी की चाबी मंगाई और मेरे पास गाड़ी की चाबी है, मैं ओनर बन गया क्या? नहीं। कोई भी कैसे भी ओनर थोड़ी बनेगा गाड़ी का, वो आरसी बुक में नाम होना चाहिए। सेम वे, एग्जैक्टली सेम वे, अगर एक आधे शेयर का मालिक तुमको बनना है तो तुम्हारे पास क्या आना चाहिए? शेयर सर्टिफिकेट। फिजिकल भी इलेक्ट्रॉनिकल कौन सा भी हो, पर शेयर सर्टिफिकेट आना जरूरी है। इज इशूड बाय कंपनी अंडर इट्स कॉमन सील। कॉमन सील कोई बोल पाएगा व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कॉमन सील? 11वीं में हुआ था। हाँ बोलो, कॉमन सील का मतलब साइन ऑफ कंपनी। एखादी कंपनी जब सिग्नेचर करती है, ठप्पा अड़कित्ता याद आ रहा है, प्रेस एम्बोस, कंपनी के सिग्नेचर को बोलते हैं कॉमन सील। जिनको भी इसका आंसर आया था, टैप योर बैक। क्या बात है, तुमको 11वीं में जिसने भी इस पे पढ़ा है ना, बहुत अच्छे से पढ़ा है, इसके जैसे तुमको याद आया। कॉमन सील, कॉमन सील मतलब सिग्नेचर ऑफ कंपनी। इट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ ओनरशिप ऑफ शेयर्स। हाँ, इट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ ओनरशिप। तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल अभी मैंने बताया, जैसे आरसी बुक होता है गाड़ी के लिए, आरसी बुक, आरसी बुक। जैसे व्हीकल के लिए आरसी बुक होता है, जैसे व्हीकल के लिए आरसी बुक होता है, वैसा ही एग्जैक्टली सेम वे शेयर्स के लिए क्या होता है? शेयर सर्टिफिकेट होता है।
शेयर सर्टिफिकेट जैसा गाड़ी के लिए आरसी बुक ओनरशिप प्रूफ होता है, शेयर्स के लिए शेयर सर्टिफिकेट होता है। अ शेयर इज नॉट अ विजिबल थिंग, इट इज शोन बाय अ शेयर सर्टिफिकेट और इन द फॉर्म ऑफ डीमैट शेयर्स। हाँ, तो एक तो इट इज शोन इन अ शेयर सर्टिफिकेट इन द फॉर्म ऑफ डीमैट शेयर, एक तो तुमको फिजिकल में मिलेगा, नहीं तो डीमैट, डीमैट मतलब डीमटेरियलाइज, यहाँ पे वर्ड आया था ना डीमटेरियलाइज्ड, उसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, डीमटेरियलाइज को शॉर्टकट में डीमैट। जैसा बैंक अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट, वैसे शेयर्स के अकाउंट को क्या बोलते हैं, डीमैट अकाउंट। अब इसे याद रख लो क्या बोलते हैं, जैसा बैंक का अकाउंट होता है वैसे शेयर्स के अकाउंट को क्या बोलते हैं, डीमैट अकाउंट। और डीमैट का मतलब क्या होता है, डीमटेरियलाइज, डीमटेरियलाइज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्मेट। अनलेस की वजह से नॉट आया, ये नॉट अनलेस की वजह से आया, तो अदरवाइज डीमटेरियलाइज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। तो डीमैट इज डीमटेरियलाइज का शॉर्टकट, डीमटेरियलाइज मतलब इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्मेट। इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्मेट हो या फिजिकल फॉर्मेट हो, दैट डजंट मैटर। क्या मैटर करता है कि वो बेसिकली मेरे को क्या बोलना है, इलेक्ट्रॉनिकल हो या फिजिकल हो, शेयर सर्टिफिकेट ये तुम्हारा ओनरशिप का डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट, समझ में आया, आंसर क्या बोलना है, हाँ वेरी गुड, वैल्यू ऑफ शेयर्स। ईच शेयर हैज अ वैल्यू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, देयर में बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसों के फॉर्मेट में वो एक्सप्रेस होता है, एक्सप्रेस होता है कैसे कैसे, तीन है, फेस वैल्यू, इशू प्राइस और एक मार्केट वैल्यू नीचे, ठीक है। तो पहले तो फेस वैल्यू, व्हाट डू बाय द वर्ड फेस वैल्यू, वो देखेंगे। दिस वैल्यू इज रिटन ऑन अ शेयर सर्टिफिकेट, अंडरलाइन, रिटन ऑन शेयर सर्टिफिकेट, जो भी उसके ऊपर रिटर्न है, रिटन ऑन शेयर सर्टिफिकेट एंड मेंशन्ड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एमओए। हाँ, एओए एमओए याद आ रहा है ना, एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो फेस वैल्यू, सबसे पहले अपन फेस वैल्यू पे आते हैं। व्हाट डू मीन बाय द वर्ड फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। 10 रुपए की नोट 10 रुपए के तुमको कैसे समझा, ठीक है ना, 10 रुपए की नोट 10 रुपए की ये तुमको कैसे समझा। ओके, ये 10 रुपए की नोट है। अब ये 10 रुपए की जो नोट है, ये 10 रुपए के तुमको कैसे समझा। ओके, 10 रुपए कितने बार लिखा है, चलो फटाफट पॉज करो वीडियो को और 10 रुपए की नोट निकालो और हर एक जन चेक करो कि 10 रुपए की नोट के ऊपर कितने बार 10 रुपए लिखे वाले। हो गई एक्टिविटी, काउंट करो। देखो जैसा मैं देखता हूँ कि 1 2 3 4, अरे बाप रे बहुत बार है, छोड़ो, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 20 से 25 बार तो होना चाहिए। जैसा ये पीछे के साइड पे देखो, 10 रुपए 10 रुपए, इंग्लिश में लिखा 10 रुपीज, इधर लिखा है 10 रुपए, यहाँ पे लिखा 10 रुपए, यहाँ पे 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए, तो ऐसा बहुत जगह 10 रुपए लिखा है। मिनिमम मिनिमम 15 से 20 बार तो लिखा चलेगा 10 रुपए के नोट के ऊपर की है, 10 रुपए की है, तो इसके ऊपर लिखा है ना, तो वैसा ही फेस वैल्यू, दिस वैल्यू इज रिटर्न ऑन शेयर सर्टिफिकेट। अगर लिखा है तो वो जो भी उसके ऊपर लिखा है 10 रुपए के नोट के ऊपर, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू, जो उसके ऊपर लिखा है उसको बोलते हैं फेस वैल्यू, समझा। एक आधे शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा है कि वो 2 रुपए का है, तो उसका फेस वैल्यू हो गया 2 रुपये, सिंपल एज दैट। अगर तुमको यहाँ पे लिखना है, इट इज MRP, हर प्रोडक्ट के ऊपर, पैकिंग प्रोडक्ट के ऊपर प्राइस लिखा रहता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, MRP। नेक्स्ट इज इशू प्राइस, इट इज अ प्राइस एट विच कंपनी सेल्स इट्स शेयर्स। हाँ, प्राइस एट विच कंपनी सेल्स, जिस पे वो सेल होता है उसको बोलते हैं इशू प्राइस, जितने पे भी सेल होगा। MRP पे सेल करना जरूरी है क्या, नहीं, डिस्काउंट पे भी सेल हो सकता है। से इमेजिन करो कि डिस्काउंट्स लगे हैं डी मार्ट में या रिलायंस फ्रेश के अंदर, तो तुम क्या करते हो, जो सपोज उसके ऊपर 100 रुपये लिखा है और वहाँ पे डिस्काउंट लिखा रहता है 20%, तो 80 रुपये में खरीदते हो ना, तो जरूरी नहीं कि फेस वैल्यू जो है वही इशू प्राइस होना। फेस वैल्यू जो उसके ऊपर लिखी है, MRP जो लिखी है, इशू प्राइस, हाँ 100 रुपये की चीज 80 रुपये में मिल सकती है, यस पॉसिबल, 100 की 100 में मिल सकती है, यस पॉसिबल, या फिर 120 रुपये में मिल सकती है, यस पॉसिबल। तो 100 रुपये की चीज 80 में भी मिल सकती है, 100 में भी मिल सकती है, 120 रुपये में भी मिल सकती है। तो जितने में बेचा उसको क्या बोलते हैं अपन, जितने में बेचा उसको बोलते हैं अपन इशू प्राइस। लिखा है फेस वैल्यू MRP, जितने में बेचा 80 100 120 कुछ भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, उसको बोलते हैं अपन इशू प्राइस, समझा। हाँ समझा ना।
हाँ, इमेजिन करो कि तुम दिवाली के फटाके खरीद रहे हो। अगर जो सच्चा दिवाली का भक्त है ना, तो उसको पता है कि फटाके कैसे मिलते हैं। सपोज फटाके के एक आधे कवर के ऊपर 100 रुपये लिखा है, तो वो सस्ते में मिलता है, उतने में मिलता है, महंगे में मिलता है? किसी को पता है? बहुत सस्ते में मिलता है। फटाके के ऊपर मिनिमम तुमको 50, 60, 70% डिस्काउंट मिलता है। अगर उसके ऊपर वो 100 रुपये लिखता है प्राइस, मतलब वो 20 से 30 रुपये में तुमको खरीदना चाहिए। बेसिकली वो डिस्काउंट में बेच रहा है, तो वो इशू प्राइस है। उसके ऊपर लिखा वाले 100 रुपये वो एमआरपी है, वो फेस वैल्यू है, जितने में तुमने खरीदा। तो मतलब उन्होंने, सामने वाले ने बेचा, कितने में बेचा, उसको क्या बोलते हैं अपन? इशू प्राइस। पॉसिबल कि वो सस्ते में बेचे या एमआरपी पे बेचे। महंगे में, सर महंगे में कौन खरीदता है? एग्जाम्पल देता हूँ, रुको बस। हाँ, तो से फॉर एग्जाम्पल थम्स अप की बॉटल, ठीक है। अभी थम्स अप की बॉटल का अगर अपन एग्जाम्पल लेंगे, 100 रुपये का, अगर सॉरी 20 रुपये की थम्स अप की बॉटल है, तो तुम कितने, 23 रुपये 22 रुपये वो दुकानदार लेता है। क्यों लेता है? 2-3 रुपये एक्स्ट्रा। सबको पता है ना, 2-3 रुपये एक्स्ट्रा लेता है थम्स अप वाला। क्यों? क्योंकि वो कूलिंग चार्जेस लेता है। मतलब भले उसके ऊपर प्राइस है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा पैसे लेता है। तुम महंगे में भी खरीदते हो, सस्ते में भी खरीदते हो, सेम प्राइस में भी खरीदते हो। जो लिखा है उसको फेस वैल्यू, जितने में बेचा उसको क्या बोलते हैं? इशू प्राइस। समझ में आ रहा है? जितने में बेचा, दैट इज इशू प्राइस। नाउ नेक्स्ट, मार्केट वैल्यू। अपन एक ही पॉइंट के अंदर है, कौन से वाले? वैल्यू ऑफ शेयर्स के अंदर। हाँ, मार्केट वैल्यू। दिस वैल्यू ऑफ शेयर इज डिटरमाइंड बाय, किससे डिटरमाइन होती है? डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, ठीक है। इन अ शेयर मार्केट, डिमांड एंड सप्लाई, उसकी क्या डिमांड है और उसको क्या सप्लाई हो सकता है, उसके हिसाब से उसका मार्केट वैल्यू डिसाइड होता है, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू, से फॉर एग्जांपल ये 10 रुपए की नोट है, ठीक है। अगर मैंने इसके ऊपर साइन मार दिया पेंसिल से, टेंशन मतलब साइन मार दिया, अभी कितनी की हो गई? 100 रुपए की। सर आप, ये रावर सर ने साइन किया है, 10 रुपए की नोट अभी वो 100 रुपए की बन गई। हमारे प्रिय सर ने उसको साइन कर दिया, ऑटोग्राफ है सर का इसके ऊपर, बराबर ना? वैल्यू बढ़ चुकी है। हाँ, जिनको भी लगता वैल्यू डाउन हो गई है, चुप बैठो, एडमिशन कैंसिल। हाँ, ठीक है। अगर 10 रुपए के नोट के ऊपर मैंने साइन मार दिया पेंसिल से, उसकी वैल्यू बढ़ गई, तो उसका क्या मतलब है? यस, कि मार्केट वैल्यू एक आधी चीज का फेस वैल्यू से ज्यादा भी हो सकता है। ओके, ठीक है। थोड़ा रियलिस्टिक एग्जांपल लेते हैं। सॉरी, ये भी रियल था, पर ठीक है, और भी रियलिस्टिक एग्जांपल। इमेजिन करो कि शिवाजी महाराज की तलवार मिल गई, ठीक है। शिवाजी महाराज की तलवार मिल गई उस जमाने की, जब एक्चुअली शिवाजी महाराज ने उसको यूज किया, ठीक है। और उसका जो तलवार का जो मूठ होता है, जहां से वो पकड़ी जाती है, होल्ड जहां से होता है, सपोज वो सोने का है, ओके। अब वो सोना को काउंट किया, किससे? इमेजिन करो कि वो निकला 5 तोले का, 5 तोले का उसके ऊपर सोना है, ठीक है। आज के तारीख में सोने का भाव है से 45,000। 45,000 इंटू 5 करो, कितना हो गया? 2,22,000, 2,25,000। तो 2,25,000 में बेचा जाएगा क्या? कितने लोगों को लगता है कि वो 5 तोले का सोना है, 2,25,000 में बेचा जाएगा, या कम या ज्यादा? लगाओ दिमाग और बोलो कि 2,25 में जाएगा, सस्ते में जाएगा, महंगे में जाएगा? शिवाजी महाराज के तलवार का सोना है वो। हाँ साहब जी, वो 2,25 में तो छोड़ ही दो, वो करोड़ों के भाव में जाएगा, करोड़ों के। क्यों? क्यों करोड़ों के भाव में जाएगा? हाँ, वो सोना तो है ही, पर सोने के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? वो शिवाजी महाराज के तलवार का सोना है, तो वो बहुत महंगे में जाएगा अगर उसका ऑक्शन होगा तो मार्केट वैल्यू इज वेरी वेरी मोर, क्योंकि उसका डिमांड ज्यादा है। क्यों डिमांड ज्यादा है? ऑब्वियसली शिवाजी महाराज की तलवार ज्यादा थोड़ी चाहिए, तो डिमांड ज्यादा है, तो प्राइसेस ज्यादा। कम भी हो सकते हैं, उल्टा आइदर वे। सपोज 10 रुपए के नोट के ऊपर तुमने साइन कर दिए, तो क्या हो जाएगा? उसका वैल्यू 0। अरे इसने साइन कर दिया, तो वैल्यू 0 भी हो सकता है। हाँ, तो मार्केट वैल्यू में गो अप एंड डाउन, दोनों भी अप डाउन हो सकता है, जिसके जैसे शेयर मार्केट, यही तो है बेटा, शेयर मार्केट अप डाउन होते रहता है, दैट इज मार्केट वैल्यू। समझा? हाँ, फास्ट। अभी तक क्या क्या हुआ? फीचर्स ऑफ शेयर्स। So फीचर्स ऑफ शेयर्स, मीनिंग, स्मॉलेस्ट पार्ट है, इससे छोटा पार्ट है ही नहीं। ओनरशिप, ये तुम ओनर है उसका प्रूफ करते हैं, जैसा अंबानी मालिक है, तुम भी रिलायंस के मालिक बन सकते हो। डिस्टिंक्ट नंबर, हर शेयर के ऊपर एक अलग नंबर रहेगा। एविडेंस ऑफ टाइटल, ओनरशिप का डॉक्यूमेंट है, जैसा गाड़ी की आरसी बुक होती है वैसा ये है। वैल्यू ऑफ शेयर्स, 3 प्राइसेस होते हैं, फेस वैल्यू, इश्यू वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। नाउ राइट्स, share confers certain rights on its holder as a right to receive dividend। डिविडेंड का मतलब पढ़े थे ना अपन अभी? हाँ, डिविडेंड मतलब क्या है? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ प्रॉफिट।
तो जैसे ही तुम इंडिया के नागरिक हो, इंडिया की सिटीजनशिप है, तुमको इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ राइट्स दिए। एनीबडी कोई बोल पाएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने तुमको कौन से राइट्स दिए हैं? यस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव गिवन यू सम राइट्स। कौन से राइट्स दिए वाले हैं तुमको? राइट टू स्पीक, राइट टू लिव, राइट टू एजुकेट, ठीक है, ये सब, राइट टू गेट इंफॉर्मेशन, आरटीआई, तो ये सब तुम्हारे पास राइट्स हैं। तो वैसे ही एक आधी कंपनी का शेयर तुम खरीदते हो तो तुमको राइट्स मिलते हैं। कौन से? राइट टू रिसीव डिविडेंड, राइट टू इंस्पेक्ट स्टैट्यूटरी बुक्स, राइट टू अटेंड अ शेयर होल्डर्स मीटिंग, राइट टू वोट, ये सब राइट्स तुमको मिलते हैं ईटीसी। मतलब बहुत सारे राइट्स है, 20-25 राइट्स है, उसमें से कुछ 3-4 राइट्स तुमको यहाँ पे दिए। जैसे ही तुम एक आधी शेयर खरीदते हो, तुमको प्रॉफिट मिलना चाहिए, तुम मीटिंग में जाना चाहिए, तो मीटिंग के अंदर वोट देना चाहिए, ये सब तुमको राइट्स मिलते हैं, ठीक है। तो यू गेट सम राइट्स जस्ट बिकॉज यू आर द शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी, ठीक है। इनकम, अ शेयर इज एंटाइटल्ड टू गेट अ शेयर इन अ प्रॉफिट, शेयर इन द नेट प्रॉफिट, तुमको नेट प्रॉफिट के अंदर हिस्सा मिलेगा। बोला था ना, केक पेस्ट्री कंसेप्ट याद है ना, अगर प्रॉफिट केक है तो पेस्ट्री क्या है? डिविडेंड। तो जैसे ही तुम शेयर खरीदते हो तो कंपनी की तरफ से तुमको क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। ये तुम्हारा राइट है, ये तुम्हारी इनकम है। रिलायंस का शेयर में क्यों खरीदूं? क्योंकि रिलायंस का प्रॉफिट जब भी होगा उस प्रॉफिट में से छोटा पार्ट मुझे देंगे, तो उसको क्या बोलूंगा मैं? डिविडेंड। तो कंपनी की तरफ से जब भी प्रॉफिट बांटा जाएगा शेयर होल्डर को, उसको क्या बोलेंगे? डिविडेंड। और ये तुम्हारा हक है, ये राइट है, तो शेयर्स खरीदने की वजह से तुमको मिलता है। नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी। ट्रांसफरेबिलिटी, इसका मतलब ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब है कि शेयर ऑफ अ पब्लिक लिमिट, कौन सा? अंडरलाइन करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पब्लिक लिमिटेड। अगर कंपनी पब्लिक है, दो कंपनी हो जाती है, पब्लिक एंड प्राइवेट, वो बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना याद रखो कि अगर पब्लिक कंपनी है, फ्रीली ट्रांसफरेबल, फुकट में ट्रांसफर, ऐसा नहीं। गाउटी बच्चों, फ्रीली ट्रांसफरेबल का मतलब फुकट में ट्रांसफर, ऐसा नहीं। फ्रीली मतलब इजीली, लिखो इधर, फ्री का मतलब इजीली, कुछ भी पढ़ के आते किधर से भी नहीं, तो फ्रीली का मतलब होता है इजी वे, एकदम इजीली ट्रांसफर होता है। जो इजीली ट्रांसफर हो सकता है उसको बोलते हैं फ्रीली ट्रांसफरेबल इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर, शेयर इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ अ शेयर होल्डर, ये उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी है, शेयर्स की ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी ऑब्वियसली, ओनर हूं ना, ओनर है तो मैं मतलब मालिक है मतलब वो मेरी प्रॉपर्टी है। क्या बोला मैंने? राइट्स, जैसे कंपनी के ओनर बन जाते हो तुमको कुछ राइट्स मिलेंगे, बहुत सारे, उसमें से 3-4 यहाँ पे दिए। डिविडेंड, वोट वगैरह करना, इनकम, तुमको डिविडेंड मिलेगा। ट्रांसफरेबिलिटी, इजी में ट्रांसफर हो सकता, मेरा शेयर मैं अतुल सर को इजीली दे सकता, अतुल सर स्वप्नी सर को दे सकते, स्वप्नी सर दिनेश सर को दे सकते, आराम से, कुछ चीज नहीं, 2 मिनट में मोबाइल में आजकल बैठे बैठे ट्रांसफर होते हैं। इट इज वेरी इजी वे। पर कौन सी कंपनी के? पब्लिक कंपनी के शेयर्स बहुत इजीली मतलब फ्रीली ट्रांसफर होते हैं, फुकट में नहीं। हाँ, प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर, ऑब्वियसली मैं उसका ओनर हूं तो ये मेरी प्रॉपर्टी बन गई। समझा इधर तक? कभी भी मैं पूछा समझा क्या, आंसर हाई होना चाहिए। मजाक कर रहा, डाउट है तो पूछ सकते हैं नीचे कमेंट में। काइंड्स ऑफ शेयर्स मतलब टाइप्स ऑफ शेयर्स, कौन से टाइप है शेयर्स के? फर्स्ट है इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो 2 टाइप के शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। तो 2 शेयर्स है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, 2 टाइप के रहेंगे शेयर्स। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, ये डिटेल में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई गेस आज का लेक्चर तुमको समझ में आया रहेगा। ओके, बुक नहीं है तो वो लिंक से डाउनलोड कर सकते तुम, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन या जब भी अपना प्रॉपर क्लास चालू हो जाएगा अपन तब क्लियर करेंगे। 99.99% डाउट आना ही नहीं चाहिए, मैंने इतने डिटेल में कवर किया है। ऐसे अपन जैसे ही रैंडमली लेक्चर्स बनते रहेंगे वैसे वैसे मैं अपलोड करता रहूँगा। स्टे ट्यून्ड। ओके, वी विल स्टॉप हियर फॉर द डे। थैंक यू।